नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। गजब भविष्यवाणी है राजीव जी की। बता दिया 14 अप्रैल के बाद मोदी सरकार को टाटा बाय बाय कहना पड़ सकता है और ईरान धो धो के अमेरिका की धुलाई करेगा। बड़ा बुरा हाल होने वाला है ट्रंप का, और क्या क्या होने वाला है सीधा लेके चलता हूं राजीव नारायण जी के पास। 4PM में बहुत बहुत स्वागत है राजीव नारायण जी आपका। मुझे देख देख के मजा आ रहा है कि दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों से आपके लिए मेल आ रहे हैं, और देश के बड़े बड़े लोग जिनसे मैं मिलने की कल्पना नहीं कर सकता था, वो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि हमें राजीव जी से मिलना है। तो मैंने कहा यार क्या जलवा है राजीव जी का, बल्ले बल्ले हो रही है राजीव जी की। दूसरी तरफ हमारे ये कुछ साथी बंधु हैं, बड़े जले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अरे भविष्यवाणी चैनल, एक चैनल बिठा के भविष्यवाणी करता है और ये करता है वो करता है। एक्चुअल में बड़े बड़े नाम है, लेकिन दुकान चल नहीं रही, लोग देखने आते नहीं उनके यूट्यूब को। अब फिर मेरी क्या गलती है? अगर लोग मान लो 4PM को लगातार देख रहे हैं, 3 साल से नंबर 1 है, इसमें मेरी गलती क्या है? तो साहब की एक जोशी को बिठा लेते हैं और वो जोशी के साथ करते हैं। वो बेवकूफ टाइप का पत्रकार है ना, जो सेक्स की दवाएं बेचता है, इसको निकाल के लात मार के, वो भी एक दिन कह रहा था। तो मेरी गलती क्या है कि राजीव नारायण जी इतने पॉपुलर है तो मैं क्या करूं? तो ये कारण क्या है? लोग आपको इतना प्यार इतना करते हैं या फिर लेकिन जलते भी कुछ लोग हैं। क्यों जलते हैं आपसे लोग इतना? आप तो इतने प्यारे से मुस्कुराते रहते हो। दरअसल क्या है संजय जी, ऐसा है वो बेचारे, हमें उनको क्या करूं। कोई ऐसा होता है ना, हम लोग अपनी यूपी की भाषा में कहते दुखी आत्मा। एक इंसान, कुछ ऐसे होते हैं हमारे समाज में कि जो जितना भी मर्जी हो उनको वो हमेशा दुखी आत्मा बने रहेंगे। और इन दुखी आत्मा के बारे में थोड़ा सा बता सकता हूँ। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे घर में बैठा के खाना भी खिलाया, अपनी पत्नी की कुंडली दिखाई, अपने बेटे की कुंडली दिखाई। अब मैं क्या कर सकता हूँ? जब तुम्हारे भाग में ऐसा राजयोग या कोई प्रसिद्धि नहीं लिखी है, तो वो आप तो ऐसे संघर्ष करते रहोगे। और जाने कहां कहां उन्होंने मुझे मिलवाया बड़ा। और वो एक उनका सपना था एक चैनल अपना अलग से खोलने का, मेरे ऊपर ही, ज्योतिष के ऊपर। शायद मेरी कुंडली में भी उस समय अच्छा समय नहीं था कि मैं उनके साथ जुड़ता, उसके साथ जोड़ी बन पाती। और एक सज्जन ऐसे हैं जो रोज दारू पी करके मेरा दिमाग खराब करते थे कि मैं उनका भाग्य बदल दूंगा। मैंने कहा भैया यार, मुझे को उस बंदे का मुझे नंबर जो है ब्लॉक करना पड़ा। मेरा इतना दिमाग चाट जाता था। मैंने कहा भैया, मैं तो मेरी अपनी लाइफ खराब हो जाती है, मैं क्या कर सकता हूँ? उसको जो मर्जी। और उन्होंने कभी जिंदगी में बहुत अच्छा समय देखा होगा, आज वो बर्बादी की कगार पर हैं। तो ये उनका मुकद्दर है कि अच्छे समय पर। देखिए संजय जी, आज देश के सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं, जब आपका बेहतरीन समय होता है, वो सबसे ज्यादा पुण्य कमाने का समय भी वही होता है। क्योंकि ये समय तो देखो आएगा, बस साइकिल तो बदलेगी। हम नरेंद्र मोदी ने अगर 52 साल की उम्र तक संघर्ष देखा, लेकिन 52 साल की उम्र से तो राजयोग है उनका। तो नरेंद्र मोदी का लिए ये चाहिए कि भाई जो 2002 से उनका समय शुरू हुआ था, अच्छे काम करते। अब ये नरेंद्र मोदी का दुर्भाग्य है कि वो अच्छे काम नहीं कर रहे। इसी तरह यही रूल सबके ऊपर लागू होता है। तो उन पत्रकार महोदय के ऊपर ही लागू होता है। वो कभी बड़ा चर्चित नाम होते थे मीडिया का, बहुत अच्छी हैंडसम पर्सनैलिटी में, लेकिन आज वो दारू पी पी के बड़ा, वो अपनी गर्लफ्रेंड्स की गाथा कहते रहते, तो मेरे लिए चाटू बातें लगती, तो मैंने नंबर ही ब्लॉक कर दिया उनका। चलो मरने दो उनको, हमें इससे छोड़िए क्या करना। हाँ बिल्कुल बात करते हैं कि आपने कहा था कि ईरान के युद्ध में क्या क्या होगा, और अक्षरशः वही बात साबित हो रही। हमारे भक्त बड़े परेशान हैं, बिल्कुल दुखी हुए जा रहे हैं हर समय। आप सोचिए, क्या जिस कंट्री को हम कहते थे ये भुखमरा कंट्री है, आतंकवादी कंट्री है, वहां पे खबरें चल रही है। पहले अमेरिका वहां के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहा है, फिर ईरान कर रहा है। हैसियत देखिए उस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की। हमारे विश्वगुरु जो है वो एम्बुलेंस को रास्ता देना फिर शुरू कर दिया बंगाल के चुनाव में। हर चुनाव में उनको एक एम्बुलेंस मिल जाती है, फिर रास्ता देते हैं, फिर खबर चलती है कि प्रधानमंत्री जी ने एम्बुलेंस को रास्ता दिया। आज फिर खबर चल रही है प्रधानमंत्री, पता नहीं चुनाव के बीच में ये एम्बुलेंस कहाँ से प्रधानमंत्री के काफिले पे आ जाती है। तो यहाँ पे केवल ढोल पीट रहे हैं। इतना बढ़िया मौका था, भारत मध्यस्थता कर सकता था पाकिस्तान की जगह। तो भारत के कौन से ग्रह ऐसे खराब है, प्रधानमंत्री जी के कौन से ऐसे ग्रह खराब हैं, और पाकिस्तान के कौन से ऐसे ग्रह अच्छे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया उनके साथ खड़ी नजर आई, और अब ईरान और अमेरिका के संग मध्यस्थता वो कर रहा है, हम कहीं नहीं हैं। क्या ग्रह नक्षत्र क्या है ईरान के, भारत के, पाकिस्तान के, अमेरिका के? जरा विस्तार से समझाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने दिया है। और ज्योतिष के, एस्ट्रोलॉजी के सीखने वालों के लिए खास तौर से, वो नहीं जो पाखंड की ज्योतिष करते हैं, डराने धमकाने के उपायों वाली, ये साइंस का विषय है, ये साइंस है। और साइंस की तरह मैं प्रेजेंट करूंगा कि क्यों अमेरिका के इतने क्लोज है। आज पूरी दुनिया में क्यों पाकिस्तान को अमेरिका ने ज्यादा ट्रस्टवर्दी समझा बजाय इंडिया के।
जबकि हमारे नरेंद्र मोदी कितने गालियां खाते हैं अमेरिका से, डोनाल्ड ट्रंप से, उनके मंत्री भी गाली देते हैं, उनके मीडिया के लोग गाली देते हैं, अभी मैं उसकी भी चर्चा करूंगा आगे। लेकिन मोदी जी को वो प्यार रेस्पेक्ट नहीं मिला। मोदी जी 25 फरवरी को उठा करके इजराइल घूम के आ गए, तो वो तो इजराइल और अमेरिका के बहुत ज्यादा नजदीक अपने आप को बताते थे। और अंधभक्त सुनिए, संभल से लेकर के जाने कहां, देश के कहां कोने में डोनाल्ड ट्रंप के लिए और नेतन्याहू के लिए हवन यज्ञ कर रहे थे। पता नहीं उन्होंने भगवान जाने मंत्र उल्टे पढ़ लिए, जाने क्या हुआ है कि वो अमेरिका और जो इजराइल का तो बैंड बज गया। और जिसकी बर्बादी के लिए वो हवन कर रहे थे, ईरान जो है सुपर किंग निकल के आया। तो उससे पहले मैं उन पर बात करूं, संजय जी, एक छोटा सा एक भावुक मुद्दा है और मुझे वो कहना पड़ा क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा बड़ा मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को एक बहुत ज्यादा सम्मान दे दिया। लेकिन मैं उन सज्जन को धन्यवाद जरूर दूंगा। आपके ऑफिस में वो स्क्रीनशॉट में भेजूंगा, उनको जरूर संजय जी दिखाइएगा, क्योंकि ये मुझे भावना भी है, कोई मेरे लिए, मेरा फैन अगर मेरे लिए भावना व्यक्त करता तो मेरा सम्मान। और आपको दर्शकों बता देता हूं, मैं कभी किसी को नंबर नहीं देता हूं, मेरा कहीं सोशल मीडिया पे कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। संजय जी शायद आपके ऑफिस से उन्होंने नंबर लिया होगा, किसी ने इंदौर से कल मुझे बहुत अच्छा वो दिया, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। मेरे ऑफिस से रोज 20 फोन आते हैं कि राजीव जी का नंबर दे दो। तो वो मैं नंबर उनका स्टेटमेंट सुनाता हूँ, सोचे दुनिया में लोगों को ये मैसेज जाना चाहिए। परम श्रद्धेय आचार्य श्री राजीव जी, जय गुरुदेव। आज मैं आपसे अपना विचार साझा करना चाहता हूं। जब से आप 4 PM यूट्यूब चैनल पर प्रातः 6 बजे ज्योतिष शास्त्र पर प्रोग्राम करते हैं, तब से मैं नियमित प्रत्येक रविवार को आपको सुन रहा हूं। इसी प्रकार मैं श्री राहुल गांधी को भी फॉलो करता हूं। हाल ही में मैंने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ घटी घटनाओं और उनके पत्रकारों के साथ हुए संवाद भी सुने। उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से पत्रकारों के प्रश्न के उत्तर दिए। मुझे अब वो देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, भैया मैं साधारण सा आदमी हूं, मेरे को इतने बड़े बड़े लोगों के साथ उन्होंने जो बराबरी दी है, मैं उस लायक नहीं हूं। मैं तो सिर्फ हनुमान जी का भक्त हूं, एक साधारण सा। मुझे इस देश में 3 ही शेर दिल व्यक्ति देखने को मिले हैं। नंबर 1 वो लिखते हैं श्री राहुल गांधी, जो सरकार के खिलाफ अपनी बात बेबाकी, सच्चाई और ईमानदारी से रखते हैं। वे जनता के हित की बातें सरकार के सामने रखते हैं और कभी अपना आपा नहीं खोते। दूसरे श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी, हाल ही में उन पर लगे गंभीर आरोपों का उन्होंने बड़ी दिलेरी से सामना किया और स्वयं को सच्चा व खरा साबित किया। तीसरा वो लिखते हैं, दर्शकों आप स्वयं जो अपनी बात को बेबाकी से ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, आपकी भविष्यवाणियां विशेषकर ईरान और अमेरिका के विषय में सही साबित हुई हैं। कई बार आपकी भविष्यवाणियां इतनी सटीक और स्पष्ट होती हैं कि संजय जी आपके लिए लिखा है कि श्री संजय शर्मा जी भी कुछ क्षण के लिए संकोच में पड़ जाते हैं, लेकिन अंततः आपकी कही हुई बातें सत्य ही सिद्ध होती हैं। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। अपने बारे में वो लिखते हैं, मैं केदारमल जखेतिया इंदौर से हूं। मैंने 1973 में सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। वर्तमान में निर्माण कार्य से जुड़ा हूं। मेरी पत्नी और 3 बेटियां हैं, तीनों की शादी हो चुकी है। वे अपने परिवार में आनंद पूर्वक रह रही हैं और मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है। मैं एक साधारण भारतीय नागरिक हूं। तो संजय जी एक साधारण भारतीय नागरिक ने ये मेरे लिए ये अपनी अच्छी भावनाएं व्यक्त की हैं। और केदारमल जी, आप जहां भी हैं, आप शायद इंदौर के रहने वाले हैं, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूं। आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं कि मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को आप इतने बड़े लोगों के बराबर तुलना कर रहे हैं। मैं उस लायक नहीं हूं। हाँ, ये जरूर हूं कि दुनिया मुझे हनुमान जी के भक्त के रूप में जाने, यही मेरी अपनी ईश्वर से हमेशा प्रार्थना रहती है। अब आपके प्रश्न का जवाब देता हूं। सबसे पहले संजय जी, मेरे एक मित्र ने, पत्रकार मित्र ने 4-5 मिनट की कंबाइंड करके वीडियो बनाई है संजय जी। वो वीडियो जब मैं बोलूंगा तो जरूर दिखाइएगा। कौन सी वीडियो? आपने दर्शकों याद होगा, आपने संजय जी एक विशेष प्रोग्राम किया था युद्ध के ऊपर 4 मार्च का। उसके बाद हमने 8 मार्च का रेगुलर संडे के प्रोग्राम में ईरान के ऊपर बोला। मतलब इस वार को, ईरान, अमेरिका, इजराइल वार को हमने कई प्रोग्राम में कवर किया है, ठीक है। तो उन मित्र ने प्रेडिक्शन के पार्ट को 5 मिनट का, वो एक रिकॉर्ड है, कल को दुनिया में कभी इतिहास लिखा जाएगा, वो 5 मिनट की वीडियो बड़ी काम आएगी। मतलब सारी इतने सारे प्रोग्राम की संजय जी, 4-5 प्रोग्राम की उन्होंने कंबाइन करके एक प्रेडिक्शन का ईरान के बारे में जितना बोला है, तो वो जरूर आपके ऑफिस में भेजूंगा, दिखाइएगा। तो उसमें 4 मार्च, 8 मार्च, 22 मार्च और 6 अप्रैल जो लास्ट प्रोग्राम था, उसमें भी दर्शकों आपको याद होगा मैंने ईरान की वर्षफल
को प्रेडिक्ट किया था, और वर्षफल को प्रेडिक्ट करते हुए मैंने उनसे कहा था कि ईरान का वर्षफल, ये राइट अप भी है, और वैसे उस प्रोग्राम में सुन लिए, ईरान का वर्षफल फॉर द ईयर स्टार्टिंग 1 अप्रैल को शुरू हुआ है, और लियो लग्न है, उसमें उनका मुंथा जो है 12वें घर में आई है, और मुंथेश भी 11वें भाव में आई है, लाभ के स्थान में, और मुंथेश भी लाभ के स्थान में है। इसका अर्थ और बता दो, ये ईरान की हॉरोस्कोप है संजय जी, ईरान की हॉरोस्कोप है। आप देखिए कि जो बात आप सच कह रहे हैं, जो भी आपने कहा था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका कभी भी इतने लेवल पर, इतने खराब स्थिति में कभी नहीं आया। अमेरिका के कम से कम 10-15 से ज्यादा जो है अड्डे थे मिडिल ईस्ट में, ईरान ने ध्वस्त कर दिया। देखिए, युद्ध में संजय जी हमेशा नैरेटिव जीता जाता है, जो अगर आप ऑब्जेक्टिव, आपका जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं हुआ, आप युद्ध हार चुके हो। तो अमेरिका का उद्देश्य था ईरान में सरकार बदलवाना, ईरान को तबाह करके ईरान में अपना पिट्ठू शाह को बैठाना, जो उनके अमेरिका में रह रहा है, और इजराइल को बढ़ावा देना, इजराइल का पूरा कब्जा करना मिडिल ईस्ट पे। तो संजय जी, इसमें से आप दर्शकों खुद चिंतन करिए, नरेंद्र मोदी करें चिंतन, नरेंद्र मोदी के अंधभक्त करें, आरएसएस करें जो प्रो इजरायली है, इजराइल सोच के रखने वाले हैं, कि बताइए इनमें से चारों में से कोई होगा। हम लोग कहते हैं ना संजय जी, मूंछों वाला ठाकुर, तो आज दर्शकों दुनिया में मूंछों वाला ठाकुर अगर कोई बन के आया तो ईरान निकल के आया। ईरान ने वो ठाकुर, असली मंद हमारे देश के, खासतौर से उत्तर भारत में ज्यादा ठाकुर हैं। इन ठाकुरों को, क्षत्रियों को ये याद रखना चाहिए, अगर ये क्षत्रिय गुण क्या होता है ये सीखना है तो आपको ईरान से सीखना चाहिए। वो नहीं घबराया, आपने उनके एक सबसे सर्वोच्च धार्मिक नेता को मार दिया, आपने उनकी पूरी एक फ्रंट की जो है पूरी मिलिट्री की ऑफिसर्स को मार दिया, पॉलिटिकल लीडर्स को मार दिया, इंटेलिजेंस एजेंसी के उनके चीफ को मार दिया, लेकिन वो उनके कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं आई है, उनके साहस में कोई कमी नहीं आई। और उन्होंने जो रिजल्ट दिए कि आज वो पाकिस्तान में जो है, हमारी जब प्रोग्राम हो रहा है तो आपका कल ही उनकी जो मीटिंग हुई है, वो देखिए ईरान अपने टर्म्स डिक्टेट करके उसमें मीटिंग में शामिल हुआ है। संजय जी, दर्शकों के लिए आपको जानकारी के लिए बता दूं तो पहली बात तो ये, जो जब अमेरिका ने घुटनों पर बैठ करके डोनाल्ड ट्रंप किसी वक्त धमकी दे रहा था, उसी दिन 7 तारीख को 7 अप्रैल को, और उस धमकी देते हुए उसने ये कहा था कि मैं ईरान की पूरी सभ्यता खत्म कर दूंगा और ये सिविलाइजेशन कभी दोबारा रिवाइव नहीं कर पाएगी, ये ऐसी उसकी धमकी थी। उसी समय दर्शकों वो ट्वीट भी मैं शेयर करूंगा, मेरा ट्वीट आप देख लीजिएगा, मैंने 7 तारीख को लगभग 9:30 बजे के आसपास, 9:55 है या 9:25 है, देख लीजिएगा टाइम, उसमें मैंने ट्वीट किया था कि कोई दुनिया की ताकत जो है ईरान की सभ्यता को जो है खत्म नहीं कर पाएगी, और डोनाल्ड ट्रंप जो है को ये बैकफायर करेगा। साथ में मैंने ये जरूर कहा था कि जब ये क्या नाम है, जिस समय उसकी डेडलाइन खत्म होगी तो एक कोई डेडलीस्ट जो है स्ट्राइक जरूर होने वाली है, जो लेबनान में हो भी चुकी है, जो कि इस युद्ध की सबसे ज्यादा डेडलीस्ट स्ट्राइक थी, जिसमें कि 300 से ज्यादा लोग मारे गए और हजारों उस लोग वहां पर, और सिविलियन, और हजारों लोग उसमें क्या नाम है घायल हुए हैं। और ये एक वार क्राइम है जो इजराइल ने किया, और ये सीज फायर अनाउंस होने के बाद किया था। तो सबसे पहले दर्शकों एक ये हॉरोस्कोप जरूर दिखाऊंगा, ये 5 मिनट की मेरी वीडियो जरूर वो संजय जी ऑफिस में बोलिएगा शेयर करेंगे। असैसिनेशन ऑफ टॉप लीडरशिप ऑफ इजराइल, डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्सटेंसिव डैमेज टू द इजराइल। तो इस युद्ध में बर्बाद कौन होगा? इजराइल। इस युद्ध में जीतेगा कौन? ईरान। सुन लीजिए, इस युद्ध में अमेरिका और को क्या मिलेगा? डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा अपमान, डिसग्रेस, और इनको इंटरनेशनल कोर्ट में इनके ऊपर वॉर क्रिमिनल का केस चलेगा। आपके एक स्पेशल प्रोग्राम किया था हमने अभी 2-3 दिन पहले, हमने कहा था ईरान का, और आप देखिए हम भी खुश हैं, आप भी खुश हैं। दर्शक एक बार देख लें, जो ईरान ने धुआं मचा रखा हो, मैंने बार बार क्या कहा था, इस युद्ध में ईरान जीतेगा, इस युद्ध में इजराइल तबाह होगा, बेंजामिन नेतन्याहू की मतलब आयु को खतरा है। पिछले प्रोग्राम में भी मुझसे पूछा था क्या कारण है कि ईरान विजयी क्यों हुआ है। भैया दर्शकों फिर से दोबारा ईरान की कुंडली देख लीजिएगा, देखिए 9वें घर का लॉर्ड उच्च का बैठा है लग्न में, लग्नेश उच्च का बैठे हैं दूसरे घर में। कोई माई का लाल दुनिया में आज नहीं, आज साल 1 लाख साल बाद भी ईरान को खत्म नहीं कर पाएगा। आज नहीं, आज से 1 लाख साल बाद भी।
और इसलिए क्योंकि ईरान ने ये धर्म का युद्ध लड़ा है, मैंने आपके प्रोग्राम में ये धर्म और अधर्म के युद्ध का छोटा सा राइटर फिर से शेयर कर रहा हूं कि धर्म युद्ध वो कहा जाता है जिसका उद्देश्य धर्म की स्थापना करना होता है, अधर्म का नाश करना होता है और न्याय की पुनर्स्थापना करना होता है और अपने लोगों की रक्षा करना। ईरान ने तीनों काम किए हैं। Iran's worshipful for the year starting 1st April 2026 at 16 hours 24 hours has Leo ascendant and Virgo sign. Both the Lord of the year and the Muntha Lord are Jupiter. The Muntha is placed in the 11th house, the house of gains and achievements. This indicates that this year will bring a lot of happiness, success and wealth to Iran, help from friends, benefactors, पॉलिटिकल सक्सेस एंड फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। ये इनकी एनुअल हॉरोस्कोप का फलादेश है, प्रेडिक्शन है। ईरान हैज ए कैंसर ascendant in his natal horoscope. The ninth lord Jupiter is exalted and placed in the ascendant itself. The ascendant lord, the moon, is positioned in the 11th house of success and achievements. The fifth lord Mars is placed in the 9th house. These placements create excellent combination involving two trinal houses. The sun, the significator of power, authority and governance, along with Mercury, lord of the 3rd and 12th house, and Mars are conjunct in 9th house and expected by exalted Jupiter. 9th house signify fortune, higher knowledge, traditions and mentors. At present, Iran is undergoing the planetary dasha of Jupiter, Rahu, Saturn. Jupiter signify tradition, culture, civilization, righteousness. As the ninth lord, it also stands the compassion, morality, ethics, respect for democratic values, diplomacy, justice, religion, religious freedom and religious places. Therefore, even after the merciless assassination of its supreme spiritual leader and other top military and political leader in this war, Iran will successfully protect its sovereignty. It will not permit any regime change while adhering to the principle of Dharma Yudh, righteous war, informing before attack. It will inflict the harshest punishment on its enemies and conspiring neighboring countries. After securing victory over all of them, Iran will establish a new power balance in the Middle East, emerge as a leader in the region and establish justice. It will definitely develop a nuclear bomb. होगा क्या ईरान का अमेरिका युद्ध में होगा क्या? नहीं, वो तो मैंने बता दिया, अभी बता दी ईरान की विक्ट्री तो अभी मैंने इंग्लिश में बोला, वो जानबूझ के, क्योंकि ईरान के लोग सुने इसलिए मुझे आज वो इंग्लिश में बोलना पड़ा। संजय जी सॉरी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, मुझे आज जानबूझ के वो इंग्लिश में इसलिए बोलना पड़ा कि ईरानी लोग मुझे बहुत पसंद कर रहे हैं, वहां ईरान तक ये मैसेज मेरा जाना चाहिए। और इसके अलावा ये मेरा एक ये क्या नाम है हॉरोस्कोप मैंने बनाई थी कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने 7 अप्रैल 2026 को 6 बजकर इवनिंग में वाशिंगटन डीसी के टाइम से 18 आवर 32 मिनट पर जब ये अनाउंस किया था सीज फायर, डेडलाइन से सिर्फ कुछ घंटे 1-1.5 घंटे पहले, उस समय कन्या लगन उदय हो रहा था ब्रह्मांड में और लग्नेश बुध 6वें भाव में राहु केतु के साथ थे और शनि मंगल सूर्य 7वें भाव में। तो 7वां भाव इमेज का होता है और 7वां भाव जो है समझौते का होता है, 7वां भाव वार का भी होता है और चंद्रमा नीच का था। जुपिटर इसमें एक सेविंग गृहस्था के 10th हाउस में बैठा था। तो संजय जी इस कुंडली, ये जो कुंडली है ये दर्शकों को जरूर दिखाइएगा कि इसका आउटकम जो है ये निकल के आता था कि भाई ये इस सीजफायर के इस क्या नाम है जो है अपना जो मीटिंग हुई है पाकिस्तान में, उसमें आउटकम जो है बेशक पूरा 100% ना मिले, लेकिन ये अगली वार्ता के लिए जरूर बढ़ेगी। और एक और अच्छी बात आपको बताता हूं संजय जी, कुछ ग्रह बदल रहे हैं आने वाले हफ्ते में। हमारा 12 तारीख को प्रोग्राम लग रहा है संजय जी, 13 तारीख मंडे से कुछ ग्रहों की राशि परिवर्तन हो रहा है। वो ईरान के लिए कितने शुभ समाचार लेके आएगा ये मैं आपको बता रहा हूं। बुध मीन राशि में प्रवेश कर चुका है 10 अप्रैल को, नीच का हो गया। सूर्य मेष राशि में, मतलब सूर्य संक्रांति मेष राशि की 14 अप्रैल को 9:35 सुबह प्रारंभ होगी। शुक्र भी वृषभ राशि में 19 अप्रैल को आ जाएगा और मंगल का उदय होना, मंगल इस समय अस्त चल रहा है, तब तो ईरान ने इतना धुआं काटा है। मंगल इस समय ईरान की कुंडली में 5वें घर का लॉर्ड, जन्म का मंगल भी 9वें घर में है। ये ईरान की कुंडली है, दर्शक देख सकते हैं।
उनका फिफ्थ लॉर्ड इन 9th हाउस, मतलब 5वें घर का लॉर्ड 9वें घर में, ये बेहतरीन, किसी की कुंडली में बेहतरीन योग होता है, इससे ज्यादा भाग्यशाली और उसको कोई बन नहीं सकती। किसी की कुंडली में 2 त्रिकोण का कनेक्शन अगर आ जाए तो सबसे शुभ माना जाता है। तो मंगल इस समय अस्त चल रहा था, अस्त का मतलब है पावर कम। मंगल 18 अप्रैल को उदय हो रहा है, तो मंगल की पावर और देखने को मिलेगी। सूर्य मेष और मंगल का मेष राशि में प्रवेश 11 मई को होगा। 14 अप्रैल से संजय जी ईरान के लिए और पावरफुल समय जब बन रहा है, जब उनके 10वें भाव में, मेष राशि उनके कर्क लगन है, मेष राशि उनके 10th हाउस में आती है, सूर्य उच्च का उसमें प्रवेश करेगा, जो अथॉरिटी के इंडिकेटर है, रूलिंग का इंडिकेटर है। और साथ में जो है क्या नाम है, 19 अप्रैल को जो है लाभ स्थान में आ जाएगा शुक्र भी इनका, और 18 अप्रैल को मैंने आपको जैसा बताया मंगल उदय हो जाएगा। तो ये 3-4 ग्रहों के ऐसे योग बन रहे हैं जिसके कारण संजय जी ईरान का जो है फिर से एक स्वर्णिम समय शुरू हो रहा है। ईरान इस अपनी टर्म्स पर पूरी दुनिया को, अमेरिका को खास तौर से और सारे मिडिल ईस्ट के लोगों को अपनी टर्म्स पर झुका पाएगा, और उसके सारे फ्रोजन एसेट्स, जितने उसके एसेट्स सीज किए गए हैं, उसका जितनी भी उसकी मांगे हैं, सारी की सारी मांगे पूरी होंगी। ये मैं आज आपको एक नई भविष्यवाणी के साथ में आगे बढ़ता हूं। अब आपका एक प्रश्न था जो आपने बहुत अच्छा बोला कि क्यों पाकिस्तान इतना लाड़ रहा है हमारे अमेरिका का, ट्रम्प चचा का, और हमारे मोदी जी जो कहते हैं ना, बहुत बार जो है अपमानित होने के बावजूद भी जो मोदी जी वो क्या नाम है, रेस्पेक्ट ये नहीं मिल पाए। सबसे पहले दर्शकों आपको ये बताता हूँ, ये राइट अप आपके पास है कि हम लोगों को आज मैं ये फिर ये, क्योंकि मैंने बार बार आप लोगों से कहा है कि मेरा प्रोग्राम केवल भविष्यवाणी करना नहीं है, मेरा प्रोग्राम आने वाले इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेजेस में लेक्चर के रूप में दिखाया जाए, इसकी ऐसी मेरी कोशिश रहती है। तो संजय जी डिप्लोमेसी में हम फेल हो गए। डिप्लोमेसी में हम जो फेल हुए, ये इससे ज्यादा खराब समय है। जो देश, जब भारत आजाद हुआ था, जो नेहरू जी ने यश कमाया था कि भारत नॉन अलाइंड जो मूवमेंट का लीडर था और पूरी दुनिया भारत की इज्जत करती थी। इंदिरा गांधी ने भी वो इज्जत मेंटेन की, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने भी मेंटेन की, मोदी ने सब कुछ गवा दिया। तो सबसे पहले दर्शकों आपको फिर मैं आपकी बात के लिए बताता हूं डिप्लोमेसी का मीनिंग क्या है। इट इज द आर्ट ऑफ कंडक्टिंग नेगोशिएशन एंड मेंटेनिंग रिलेशंस बिटवीन नेशंस to achieve mutual goals, resolve conflicts or advance interests without resorting to force. It involves skilled communication, cultural understanding, and strategic compromise to build trust and cooperation. Its key elements are, तो साफ साफ लिखा है, strategic compromise to build trust and cooperation. हमारा भारत और नरेंद्र मोदी का खासतौर से सरकार वो ट्रस्ट अमेरिका के अंदर बिल्डअप नहीं कर पाया कि डोनाल्ड ट्रंप यही समिट, यही पीस वार्ता आपके इंडिया में कर सकते थे। पाकिस्तान के साथ एडवांटेज क्या है कि पाकिस्तान की क्या खूबसूरत, मैं आज हॉरोस्कोप भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, ऐसी बातें पॉलिटिकल बातें तो करता ही हूं मैं, लेकिन ये बता रहा हूं कि पाकिस्तान की हॉरोस्कोप को क्या मजबूती है कि उसके चाइना के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, वर्ल्ड की सारी सुपर पावर के साथ उसके बहुत अच्छे रिलेशन है, रशिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, मिडिल ईस्ट के देशों के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, ईरान के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, और इतना ही नहीं नाटो देश और यूरोप के साथ भी है। लेकिन भारत, नरेंद्र मोदी ने केवल और केवल गौ मांस खाने वाले अमेरिकन क्रिश्चियंस और इजराइल के यहूदियों के आगे अपने आप को सरेंडर करके पूरी डिप्लोमेसी को खत्म कर दिया। तो जो डिप्लोमेसी की डेफिनेशन मैंने आपको समझाई, पूरी नरेंद्र मोदी को, दरअसल उनको वो पॉलिटिशियन तो है ही नहीं, वो एक प्रचारक से उनको भाग में बन गए, और पढ़े लिखे भी ज्यादा नहीं है, तो उनको डिप्लोमेसी की शायद स्पेलिंग भी नहीं आती होगी। अगर नरेंद्र मोदी से कोई पूछे डिप्लोमेसी की स्पेलिंग शायद नहीं बता पाएंगे। आगे बताओ, इसके की एलिमेंट का क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, भारत के पास कोई क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं है। डिफाइनिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग नेशनल इंटरेस्ट व्हाइल अंडरस्टैंडिंग द अदर्स गोल। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, भारत का इफेक्टिव कम्युनिकेशन कभी नहीं रहा है। हमारे यहाँ चुसे हुए आम की तरह से एक छछूंदर जैसा चेहरा होता है ना, ऐसा हमारा एक विदेश मंत्री है, और एक जो बिलौटा होता है जो चूहे को खाने के बाद आता बिल्ली, वैसा हमारा एक वो पुरी करके एक मिनिस्टर है, उसको आप कतर में और यूएई में भेज रहे हैं। मतलब एक छछूंदर टाइप का आपका विदेश मंत्री है, उसका कम्युनिकेशन भी पुअर है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन यूजिंग फैक्ट्स, क्लैरिटी एंड परसुएशन टू कन्वे
पोजीशन एंड लिसन एक्टिवली, हमारे यहाँ जीरो है भारत की। म्यूचुअल बेनिफिट्स, क्राफ्टिंग एग्रीमेंट्स वेयर ऑल पार्टीज गेन समथिंग, फोस्टरिंग लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, आती ही नहीं है। ये केवल अपनी ब्रांडिंग, अपने यहाँ से भक्त लोगों को बैठ जाते हैं, या भारत की जो एम्बेसीज है वहां पर उनको प्रेशर डाल करके और जबरदस्ती नागरिकों को, भारत के जो फॉरेन में रह रहे हैं एनआरआई, उनको जबरदस्ती भीड़ में बुलाया जाता है, नाच गाना कराया जाता है। यही हमारी डिप्लोमेसी रह गई है। और बाकी मोदी जी से मुंह फाड़ करके एक अनसिविलाइज वे में देहाती फुअड़ लोगों की तरह से हंसते हैं बड़े बड़े लीडर्स के साथ, वो कोई डिप्लोमेसी नहीं है। कल्चरल सेंसिटिविटी, रेस्पेक्टिंग डिफरेंसेस इन वैल्यूज, नॉर्म्स एंड हिस्ट्रीज टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर मोदी जी किसी की कल्चर और हिस्ट्री को समझते होते तो आज जो 7000 साल से ज्यादा पुरानी हमारी भारत ईरान जैसे देश के साथ मित्रता, जो आर्यंस की भूमि है, उसके पीठ में छुरा नरेंद्र मोदी नहीं भोंकते और वो गौमांस खाने वाले लोगों का साथ नहीं देते। पेशेंस एंड टाइमिंग, नॉलेज व्हेन टू पुश, पॉज और कंसीड टू मेंटेन मोमेंटम, आता ही नहीं है, जीरो। नरेंद्र मोदी की सरकार और इस छछूंदर टाइप के विदेश मंत्री को आता ही नहीं है। ट्रस्ट बिल्डिंग, स्टेब्लिशिंग क्रेडिबिलिटी थ्रू कंसिस्टेंसी, ऑनेस्टी एंड फॉलो थ्रू, ये भी जीरो है। और सॉवरेनिटी की तो उनको कोई परवाह है ही नहीं कि हमारे देश की सॉवरेनिटी भी हमारे इन्होंने कंप्रोमाइज की है। इट रेफर्स टू द सुप्रीम अथॉरिटी और अल्टीमेट पावर टू गवर्न विद ए डिफाइंड टेरिटरी और पॉलिटिकल कम्युनिटी फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। हमारे यहाँ तो अमेरिका चला रहा है, इजराइल चला रहा है हमारी देश को। इट इज द मोस्ट फंडामेंटल कंसेप्ट इन पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल लॉ एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी। और सॉवरेनिटी भी दो प्रकार की होती है, इंटरनल सॉवरेनिटी, डोमेस्टिक विद इन दी स्टेट, देश या देश क्षेत्र के अंदर सर्वोच्च अधिकार, राज्य या उसकी सरकार जनता को कानून बनाने का, उन्हें लागू करने में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार। राज्य के अंदर कोई समूह या संस्था राज्य से ऊपर नहीं होती। और एक्सटर्नल सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंस फ्रॉम आउटसाइड इंटरफेरेंस। हमारे यहाँ आप देखिए कि आपने भक्त भी ऐसे बना दिए हैं कि जो नेतन्याहू और इजराइल और अमेरिका और ट्रंप के लिए हवन पूजा कर रहे हैं, तो हम तो पूरी तरह से उनके आगे नतमस्तक बिक चुके हैं, हम गुलाम हो चुके हैं बेसिकली इजराइल और अमेरिका के। फ्रीडम टू कंडक्ट फॉरेन पॉलिसी विदाउट सबऑर्डिनेशन टू अनदर स्टेट, हमारा टोटली इजराइल और अमेरिका से है। लीगल इक्वलिटी अमंग सॉवरेन स्टेट्स रिगार्डलेस ऑफ साइज एंड पावर, हमारी कोई बची नहीं है, वजूद ही नहीं खत्म कर दिया हमारा। नो अदर कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन हैज द राइट टू डिक्टेट इंटरनल अफेयर्स, वो दोनों देश हमारे को डिक्टेट करते हैं। ये नतीजा ये है कि नरेंद्र मोदी आज खामोश मौन अवस्था में मौन व्रत धारण करके बैठे हैं, अलग थलग बेकार की चुनावी सभाओं में घूम रहे हैं, जबकि वो विश्व गुरु अपने आप को कहते थे, विश्व गुरु बन सकते थे, वो सब कुछ उन्होंने मौका गवा दिया। सॉवरेनिटी क्या होती है? बराबर सुप्रीम इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, आइदर इनसाइड ए कंट्री और बिटवीन कंट्रीज। तो ये नरेंद्र मोदी ने गवा दिया। जब 25, ये हॉरोस्कोप जरूर दिखाइएगा, जब नरेंद्र मोदी ने 25-26 फरवरी को 2026 में जब यात्रा की थी इजराइल की, उस समय के जो अशुभ ग्रहों अकाल में की थी, जिसका नतीजा आज यह है, नरेंद्र मोदी ने भारत को का बहुत बहुत अपमान किया। क्या नरेंद्र मोदी किसी भी रूप में भारत के लिए कोई शुभ समाचार लेकर के नहीं आए। अब मैं आपको आता हूं, ये मैंने आप लोगों के लिए एक राइटअप तैयार किया, टेक्निकल है, इसको जरूर जरूर हम शेयर करेंगे। इसमें मैं पाकिस्तान की हॉरोस्कोप दिखाऊंगा और इंडिया की हॉरोस्कोप कंपेयर करूंगा और अमेरिका की, कि भाई क्यों अमेरिका पाकिस्तान के ज्यादा नजदीक है और क्यों भारत कभी भी वो स्थान उसको नहीं मिल सकता जो इंडिया, जो उसको पाकिस्तान को अमेरिका ने दिया हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिक्स इवेंट ईरान इजराइल यूएसए वॉर स्टार्टेड फ्रॉम 28 फरवरी 2026 में पाकिस्तान सीज फायर कराने की डील में हीरो और भारत में सन्नाटा। हमारे विश्वगुरु मौन व्रत में 2014 से अमेरिका से लगातार अपमानित होने, कई बार गालियां खाने के बाद भी विश्व राजनीति में एक महत्वहीन नेता बन चुके हैं। नो इंपॉर्टेंस, इनको कोई पूछता नहीं है, इसीलिए गली गली राज्यों में रोड शो करते फिर रहे हैं। इनकी औकात केवल इतनी ही रह गई है और इन्होंने भारत की नॉन अलाइनमेंट डॉक्ट्राइन की हत्या कर दी है। गोदी मीडिया, आरएसएस, वीएचपी, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स, कॉर्पोरेट भी इस देशद्रोह में शामिल हैं। आपने भारत की जो डिप्लोमेसी को खराब किया, आपने सॉवरेनिटी को कमजोर किया और नॉन अलाइनमेंट डॉक्ट्राइन की हत्या की। इस पे आप लोगों के खिलाफ
अगर मुझे एक 24 घंटे के लिए देश का प्रधानमंत्री या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया जाए, इन सब के ऊपर मैं देशद्रोह का मुकदमा दाखिल जरूर करूंगा। भारत, तो मैं आपको बताता हूं क्यों भारत हमारा वो स्थान उसको नहीं मिल सकता। भारत का जन्म, जो इंडिपेंडेंट भारत का एस्ट्रोलॉजिकली 15 अगस्त 1947, टॉरस लगन, कैंसर मून साइन, पुष्य नक्षत्र, लग्न राहु केतु एक्सिस में है। थर्ड हाउस पड़ोसी देश, पुरुषार्थ, मनोभाव, एफर्ट्स आदि में 6 लॉर्ड, शुक्र भी बैठा है, विवाद, झगड़े और लिटिगेशन का है। 10th लॉर्ड शनि अपने भाव से 6वें भाव, वो भी विवाद की कंट्रोवर्सी में बना रहा है, मतलब हमेशा सत्ता को कोई ना कोई विवाद रहेगा। 4th लॉर्ड इन 3rd हाउस अपने से 12वें भाव में, अगर तीसरा घर जो होता है चौथे घर से 12वां भाव बनता है। अगर उंगली चौथे घर के रखेंगे हम कुंडली में, आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाने के उद्देश्य से बता रहा हूं, 4th हाउस में उंगली रखिए तो तीसरा घर 12वां घर बनता है। तो 4th लॉर्ड भी अपने 3rd हाउस में है, यानी राष्ट्रभक्ति हमारी हमेशा डाउटफुल रहेगी। राष्ट्रभक्ति, नेशनलिज्म हमारा डाउटफुल है, हमारे देश का, और आंतरिक असंतोष इस देश में सदैव बना रहेगा। 5th हाउस जैन जी, एजुकेशन, डिवोशन, प्यूरिटी ऑफ माइंड, विजन, प्लानिंग, विजडम, इंटेलेक्ट, शनि मंगल दोनों से पीड़ित है। मंगल 12वें भाव में अपमान, विदेश में प्रतिभा का पलायन का संकेत देता है। मतलब भारत की कुंडली जो है, आजाद भारत की कुंडली ये है कि यहां से टैलेंट हमेशा विदेश में पलायन करेगा। यहाँ पर भारत में हमेशा टैलेंट की इंटरनल कमी रहेगी, लेकिन यही लोग विदेश में जाके नोबेल पुरस्कार भी जीतेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। ये भारत के हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग है। 9th हाउस डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल ट्रेड, मॉरलिटी, एथिक्स, कंपैशन, सुप्रीम कोर्ट, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, हायर नॉलेज, फिलॉसफी, धर्मगुरु शंकराचार्य, महात्मा, रिलीजियस प्लेसेस, ये भाव भी शनि मंगल से पीड़ित है। परंतु शनि अपनी राशि मकर को दृष्टि दे रहा, अतः ये विषयों की फाउंडेशन तो ठीक है, लेकिन इनमें विवाद, संकट, षड्यंत्र, इन्हें कमजोर करने के प्रयास अवश्य होते रहेंगे समय समय पर। 12th लॉर्ड इन 2nd हाउस हमारी इकोनॉमी, ट्रेड, इमेज, रेपुटेशन पर विदेशी प्रभाव सदैव रहेगा। हमें उनके द्वारा अपमानित भी किया जाता रहेगा। अब मैं पाकिस्तान की दर्शकों कुंडली दिखाता हूं। ये पाकिस्तान की हॉरोस्कोप है, दर्शकों देख लो कि पाकिस्तान का मेष लगन, पाकिस्तान हमारे से कुछ घंटे पहले ही उसको आजाद किया गया था, 14 अगस्त 1947। मेष लगन, मिथुन राशि, आर्द्रा नक्षत्र में हुआ, हमारा पुष्य नक्षत्र है, शनि का, पाकिस्तान का है आर्द्रा नक्षत्र। लग्न लग्नेश पर जुपिटर की दृष्टि, यह है संजय जी आज इसका पाकिस्तान का फेमस होने का कारण। पाकिस्तान की हॉरोस्कोप में जुपिटर 7th हाउस में प्लेस है, लगन को दृष्टि दे रहा है, और तीसरा घर और आपका 11th हाउस, 3rd हाउस शॉर्ट टर्म की फ्रेंडशिप का होता है दर्शकों, 11th हाउस लॉन्ग टर्म की फ्रेंडशिप का होता है। तो किसी की कुंडली में भी संजय जी नेटवर्किंग अगर देखी जाए तो ये दोनों हाउस मजबूत होने चाहिए। अगर आप अपने चैनल के या अपने बिजनेस के लिए कोई बंदा अगर अपॉइंट करना चाहते हैं तो हमेशा उसका एक हाउस जरूर देखिएगा, एक तो उसका लग्न प्योर हो, दूसरा जो है 3rd हाउस और 11th हाउस स्ट्रांग होना चाहिए, तब तो आपके लिए वो बिजनेस लेके आएगा। क्योंकि बिजनेस की ग्रोथ के लिए आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए, आपके अंदर लोगों को दिल से जोड़ने का प्रयास होना चाहिए। तो पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन योग है कि बृहस्पति लगन पे भी दृष्टि दे रहा है, और बृहस्पति मेष लगन का 9th लॉर्ड होता है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान कैसा ही आतंकवादी स्टेट हो, उसकी इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है, भिखारी हो, कटोरा हो, हमारे जैसे गोदी मीडिया चैनल कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की हॉरोस्कोप अपने आप में एक भाग्यशाली हॉरोस्कोप है। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारा अपमान किया अमेरिका ने, और वहां के आर्मी चीफ को 2 बार व्हाइट हाउस में बुलाया। हमारे यहाँ बता, नरेंद्र मोदी को व्हाइट हाउस में लंच तक नहीं कराया। हमारे आर्मी चीफ को तो भूल जाइए, हमारे किसी आर्मी ऑफिसर को बुलाया कभी डोनाल्ड ट्रंप ना, लेकिन जनरल मुनीर को, और वही जनरल मुनीर इस नेगोशिएशन में हीरो बने हुए हैं। तो पाकिस्तान का है लग्न लग्नेश पर 9th लॉर्ड बृहस्पति का प्रभाव, 3rd हाउस में लग्नेश भारत की तरह, 4th लॉर्ड चंद्र पर बृहस्पति का प्रभाव, 11th हाउस में बृहस्पति से त्रस्त, अतः पाकिस्तान की छवि और विश्व राजनीति में नेटवर्किंग सदैव भारत से अच्छी और सफल रहेगी। फिर से दोबारा सुन लो, अंधभक्त और गोदी मीडिया सुन लो, जो गोदी मीडिया पाकिस्तान को सुबह से लेके गाली दे रहा है और चिढ़ रहा है, फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। पाकिस्तान की छवि और विश्व राजनीति में नेटवर्किंग भारत से सदैव, अभी नहीं हजारों साल तक अच्छी रहेगी, क्योंकि उसकी कुंडली मजबूत है। 10th हाउस सत्ता, पीएम प्रेसिडेंट पर शनि मंगल का प्रभाव है, इसीलिए मिलिट्री इन्फ्लुएंस वहां पर रहता है सत्ता में, वायलेंट रिजीम चेंज हुए हैं, और इंपॉर्टेंट लीडर्स की डेथ भी हुई है। अनस्टेबल टेन्योर ऑफ रूलिंग पार्टी आदि का ग्रह योग है, उनका शनि मंगल से पीड़ित हो रहा है। 9th हाउस स्ट्रांग होने के कारण उनका इंटरनेशनल रिलेशन, उनका 9वां घर मजबूत है, इंटरनेशनल रिलेशन, डिप्लोमेसी भारत से ज्यादा इफेक्टिव और बोल्ड और एग्रेसिव होगी।
भारत के लग्न का स्वामी शुक्र है। संजय जी अब आता है, देखो अमेरिका की कुंडली दिखा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। और अपने ऑफिस में बोलिएगा अमेरिका ये पाकिस्तान की एक बार लगा दे, दर्शकों को समझ में आ जाएगा। ये पाकिस्तान और अमेरिका की एक साथ हॉरोस्कोप, और फिर अमेरिका के साथ भारत की हॉरोस्कोप भी लगाई जाए। भारत की हॉरोस्कोप भी साथ साथ लगा के दिखा देंगे दर्शकों को कि इंडिया की हॉरोस्कोप में क्यों ऐसा सुख नहीं है जो ये इंडिया और अमेरिका की हॉरोस्कोप है। तो संजय जी इन हॉरोस्कोप में ये आ रहा है कि ना भारत का लग्न का स्वामी शुक्र है और यूएसए के लग्न का स्वामी सिंह राशि सूर्य है, जो आपस में शत्रु है। जबकि पाकिस्तान के लग्न का स्वामी मंगल सूर्य का अति मित्र है, ग्रेट फ्रेंड है सूर्य मंगल का। अतः पाकिस्तान यूएसए की मित्रता सदैव और अटूट बनी रहेगी, जबकि भारत के भाग्य में यह सुख कभी भी प्राप्त नहीं होगा। गोदी मीडिया सुन लें, नरेंद्र मोदी सुन लें, आरएसएस सुन लें, कितना ही आप सीआईए एजेंट बन जाइए, भारत को कभी भी वो अमेरिका के साथ नजदीकी होने का सुख प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि कुंडली ही दोनों की शत्रु लगन बन रहे हैं। इसके विपरीत रशिया का लग्न, जबकि इसके विपरीत रशिया का जो लग्न है वो कन्या लग्न है, जिसको स्वामी बुध भारत के लग्न शुक्र का अति मित्र है। ये स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप बॉन्ड रशिया के साथ हो तो सक्सेसफुल सदैव रहेगा। मतलब हमारी ज्योतिष के अनुसार दर्शकों को बता रहा हूं कि हमारी भारत की कुंडली में ऐसा योग है कि अगर रशिया के साथ हमारी फ्रेंडशिप होगी वो बहुत अच्छी चलेगी। देखिए नहीं, ये मैंने ग्रहों की मैत्री दे दी है ज्योतिष सीखने वालों के लिए, आगे मैं नहीं जाऊंगा। ये सुन लें कि चंद्रमा के जो मित्र हैं, सूर्य के मित्र हैं मंगल, चंद्र और जुपिटर, और बुध उसके लिए न्यूट्रल है, और शुक्र उसके शत्रु और शनि है। आगे आप लोग अपने देखिएगा, मैं आगे बढ़ता हूं। इंडिया करंट प्लैनेटरी पोजीशन क्या है? भारत की जो वर्तमान में दशा चल रही है मंगल राहु जुपिटर की, मंगल 12वें घर का लॉर्ड है, राहु लग्न में प्लेस है, और जुपिटर जो है हमारे सेकंड हाउस में 212 एक्सेस में। उससे पहले मार्स राहु 2 फरवरी से 31 मार्च तक चल रही थी। तब मोदी ने 25 फरवरी को खराब दशा में इजराइल की यात्रा की, और एप्स्टीन गैंग इजराइल यूएसए में शामिल होकर एक आर्यन देश पर हमले की साजिश में शामिल हो गए। वो मंगल राहु दशा फरवरी 2027 तक रहेगी, जो भारत के लिए अत्यंत अशुभ रहेगी। भारत के लिए जो अत्यंत अशुभ समय है फरवरी 2027 तक है। यद्यपि 1 अप्रैल 2026 से भारत अपने संबंधों को सुधारने का अवश्य प्रयास करेगा, क्योंकि बृहस्पति का छोटा सा प्रत्यंत मिल रहा है। जबकि इसके विपरीत पाकिस्तान आज क्यों बल्ले बल्ले है? पाकिस्तान आज सारी दुनिया में पाकिस्तान की चर्चा क्यों हो रही है? उसकी कुंडली मैंने बताई, अब उसकी दशा बताता हूं कि उसके ग्रह दशा कितनी अच्छी चल रही है। पाकिस्तान की संजय जी वीनस मरकरी जुपिटर की दशा चल रही है। जुपिटर उसके 7th हाउस में, और ट्रांजिट में इस समय जुपिटर 3rd हाउस में, जो जन्म के बृहस्पति को इन्फ्लुएंस भी कर रहा है। तो उनकी इमेज का हाउस बहुत इस समय मजबूत है। इसीलिए पाकिस्तान को नोबेल पीस प्राइज अगर मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की कुंडली में वो इस समय जबरदस्त योग चल रहा है। इस समय देखिए हम कहते हैं ना, कभी कभी आप कितना ही खराब हालत से दौर से गुजर रहे हो, कभी कभी एक ऐसा क्षण आता है ना कि आपने कोई मिट्टी पकड़ी और सोना बन गया। तो पाकिस्तान के हाथ में ये अपॉर्चुनिटी आई है इस वॉर में मीडिएशन करना, उसके लिए बेसिकली उसकी सारी बल्ले बल्ले आने वाले समय में। तो सभी केंद्र में है ये शुक्र बुध और जुपिटर, सभी केंद्र में महादशा अंतरदशा 10वें भाव को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और प्रत्यंतर दशा का स्वामी बृहस्पति वर्तमान में 3rd हाउस में रहकर अपने जन्म के बृहस्पति 7th हाउस को और अपनी ही राशि 9th हाउस को भी प्रभावित करके विश्व राजनीति में यशस्वी होने, शांति दूत बनने और जियो पॉलिटिक्स में नेम एंड फेम का योग बनाकर शांति दूत यानी नोबेल पीस प्राइज जैसा ग्रह योग बना रहे हैं पाकिस्तान की कुंडली में। जबकि भारत एक विलेन बनकर अलग थलग हो चुका है, हिंसा को समर्थन करने वाला एग्रेसर बनकर अपना नुकसान नरेंद्र मोदी जी की बेवकूफी के कारण कर चुका है। इसके विपरीत मोदी सरकार, देखिए सुन लीजिए संजय जी, इसके विपरीत मोदी सरकार पिछले 12 वर्षों से, ये राइटअप शेयर कीजिएगा, पिछले 12 वर्षों से देश को हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन गरीब अमीर दलित आदिवासी आदि में यूजीसी आदि का लागू करने का, भेदभाव करके बांटकर अंग्रेजों की तरह सत्ता में बने रहने का अपना पॉलिटिकल मोटिव 24/7 पूरा करने में व्यस्त है। भ्रामक प्रचार के द्वारा लगातार देश के असल मुद्दों करप्शन, सेक्स स्कैंडल, लॉ एंड ऑर्डर, रिलीजियस फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन,
fair and transparent elections, employment, inflation, economy, education, foreign image, डिप्लोमेसी से भटकाने का प्रयास कर रही है। इसमें देश के करप्ट कॉर्पोरेट्स, फिल्म एक्टर्स, मेन स्ट्रीम मीडिया और ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं। ये सभी लोग अर्बन नक्सल, लव जिहाद, मंदिर मस्जिद, घुसपैठिए आदि के फर्जी फेक नैरेटिव में देशवासियों को भ्रमित करके लोगों की जमीनें, रिसोर्सेज पर कब्जा कर चुके हैं और कर रहे हैं। At the time, British colonial regime was a clear oppressor, exploiting India's economy through policies like draining raw material and flooding markets with British products. आज वो रोल चाइना प्ले कर रहा है, जबकि आपके वर्तमान में देश का कोई क्लियर एनिमी नहीं है। पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल मार्केट बन चुका है। सभी देश किसी ना किसी रूप में एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। आज सच ये है कि भारत चिप से लेकर रेयर अर्थ मटेरियल टू फार्मा, टू डिफेंस सेक्टर, एनर्जी, डिफेंस सेक्टर्स, एनर्जी सोर्सेस, सभी में फॉरेन पावर्स कंट्रीज पर डिपेंडेंट है। इन 12 वर्षों में देश के R&D पर कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जबकि प्रत्येक वर्ष बजट में इसका पैसा घटा दिया जाता है। साइंटिस्ट को कोई सपोर्ट, मोटिवेशन सरकार की तरफ से नहीं है। एजुकेशन को प्राइवेट सेक्टर्स के हवाले करके शिक्षा को सिर्फ व्यापार बना दिया गया है। उसमें देशभक्ति, देश की प्रगति, उत्थान की कोई भावना नहीं है। देशवासी अपना सोना चांदी गिरवी रखकर अपने बच्चों को बेसिक शिक्षा देने में ही खोखले, आर्थिक रूप से कमजोर होकर कर्जदार बनते जा रहे हैं। सरकार भावनात्मक इश्यूज के जरिए शासन कर रही है, समाज में भेदभाव में व्यस्त है और देश के युवाओं, जेन जी को मल्टीनेशनल कंपनीज अमेजॉन, ब्लिंकिट, जोमेटो का डिलीवरी बॉय बना दिया, कोरियर बॉय बना दिया, या कांवड़ उठाकर पाखंड की भक्ति करने वाला, या ओला, रैपिडो, उबेर जैसी कंपनीज का ड्राइवर बना दिया है हमारे जेन जी को। देश का करप्ट कॉर्पोरेट, एजुकेशन सेक्टर्स और R&D में बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, बल्कि केंद्र और राज्यों की ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिशियंस को रिश्वत देकर देश को लूटने में ठीक मुगलों और अंग्रेजों की तरह व्यस्त है आपका देश का ब्यूरोक्रेट और कॉर्पोरेट। संजय जी, एक छोटी सी रिसर्च लेंगे और एक बाद में हम एक ज्योतिष पे जरूर बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आज ज्योतिष सीखने वालों के लिए मैं बताता हूं कि राहु की दशा, और राहु का मतलब क्या है। और ये देखिए, इजराइल की राहु की दशा संजय जी, ईरान की राहु की दशा, अमेरिका की राहु की दशा, और राहु ने इतना बड़ा कांड करा दिया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इतनी बड़ी घटना घटी है। तो दर्शकों, ये टेक्निकल है और आपके ज्योतिष के सीखने वालों के बेहतरीन है। मैंने अमेरिका की कुंडली आपको दिखाई दी है, आपके पास ईरान की कुंडली मैं दिखाई चुका हूं, ये इजराइल की कुंडली है। दर्शकों, इजराइल की कुंडली भी आप साथ लगा दीजिएगा जब आप अपने ऑफिस में कहिएगा, जब मैं राहु का चैप्टर बता रहा हूं, राहु का सिग्निफिकेंस, तो ईरान, अमेरिका और इजराइल तीनों युद्ध में शामिल हैं, इनकी कुंडली लगाइएगा। और एक मजेदार बात और कुंडली शेयर करता हूं, राहुल गांधी की भी राहुल की दशा चल रही है। तो क्या राहु सबके लिए खराब है? आपको दर्शकों जानकारी के लिए बताता हूं, साउथ में राहु का इतना डर बेचा जाता है, वहां काल सर्दोष नाम की लाखों रुपए की पूजाएं कराते हैं लोग। संजय जी, लाखों रुपए की पूजाएं कराते हैं, पूरे धंधा है साउथ इंडिया में। राहु का इतना ज्यादा डर बैठा दिया भाई। अगर आपको पता है संजय जी, आप ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स और पुलिस से क्यों डरते हो? इसी तरह भगवान का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये 9 ग्रह हैं। इन 9 ग्रह में मंगल, शनि, राहु, केतु, यही ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और दूसरी जांच एजेंसियां हैं जो आपको आपके सारे कर्मों का हिसाब किताब ले लेती हैं। तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार राहु के सिग्निफिकेंस क्राइम, war, violence, disaster of the worst kind. It is a planet of aggressiveness, conspiracy, and stands for rebellion and mutiny, aerial navigation, electronic and radio computers, hardware, political plots, spies, Mossad जैसी एजेंसी, jail, slavery, death by suffocation, anti-religious, anti-social elements, cheat, falsehood, false narrative, propaganda, jealousy, robbery, strikes, mobs, foreigners, poisonous gases, cancer, skin disease, epidemics, bacterial infections, snake bite, सांप से काटना, वैश्यागमन, ये प्रोस्टिट्यूशन है, वो भी इसी से देखा जाता है। विदेश यात्रा, कठोर दुखदाई वचन, गंदगी, अपवित्रता, अनहाइजीन, फेसिंग टुवर्ड साउथ वेस्ट डायरेक्शन, राज्य सत्ता छल कपट से जो आती है, जैसे मोदी जी हमारी सरकारें गिरा करके बना लेते हैं राज्यों में सरकार, वो भी राहु से देखी जाती है। राज्य सत्ता छल कपट से,
SIR वगैरह, और ये जो वोट का नाम काटना जोड़ना, आखिरी घंटे में वोट बढ़ा लेना, ये सब राहु का छल कपट है। नाना प्रकार के दुख, कलेश, मृत्यु का समय, वायु, पवन, वेग, दुराचार, दुष्टता, सेक्स विद एनिमल और अननेचुरल सेक्स, ड्रीम्स, वात रोग, भ्रम, उलझन, नीच लोगों की संगत, ऑल टाइप्स ऑफ सफरिंग। हमारी मोदी जी की संगत जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की और नेतन्याहू की हो गई है, दोनों नीच लोग हैं। इट क्रिएट्स एनिमीज ऑफ द वर्स्ट ऑर्डर, इट इज अ वेरी पोटेंट इविल when if it is conjunct with Shani or Mangal, conditions are worse if it happens in 6, 8 और 12 axis। तो ईरान की जब हमने हॉरोस्कोप जो आपको दिखाई थी 1 अप्रैल 1979 को फॉर्म हुआ, यूएस इजराइल का ईरान पर जब जॉइंट अटैक हुआ 28 फरवरी 2026 को अराउंड 4 to 6 AM, मतलब 6 आवर 35 मिनट पर ईरान पर पहला अटैक हुआ है तेहरान के हिसाब से, जिससे यूएस ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, इजराइल ने प्री एम्प्टिव अटैक या ऑपरेशन रोअरिंग लायन जैसा नाम दिया। उस समय कुंभ लग्न ईरान का 8th हाउस अराइज हो रहा था ईरान की कुंडली का, तब राहु, मंगल, शुक्र, बुध 12th लॉर्ड के साथ था और 6th लॉर्ड बृहस्पति इन्हें देख रहा था। इसलिए इनके सर्वोच्च धार्मिक नेता और कई मिलिट्री ऑफिसर्स की हत्या हुई। वर्तमान दशा ईरान की चल रही है बृहस्पति, राहु, शनि। तो राहु यहां पर आ गया और शनि भी आ गया। हमने कहा कि वेरी पोटेंट इविल बन जाता अगर शनि और मंगल से राहु जुड़ा हुआ हो। और वर्तमान राहु जन्म हॉरोस्कोप में इकोनॉमी के हाउस में है, शनि से पीड़ित और मृत्यु भाग की डिग्री में, इसीलिए ईरान का बहुत नुकसान हुआ है संजय जी, बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि मृत्यु भाग की डिग्री में मतलब डेथ लाइक सिचुएशन है। लेकिन वो तो उनकी कुंडली में, क्योंकि 9th लॉर्ड उच्च का लगन में बैठा और लग्नेश एक्सोल्टेड है, इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि ईरान इस वॉर में जीतेगा, इन स्पाइट ऑफ दैट कितना ही नुकसान हो जाए। इजराइल 14 मई 1948 राहु जन्म हॉरोस्कोप में 8th हाउस में मंगल की राशि और शुक्र के नक्षत्र में है। शनि इसे अपनी 10वीं दृष्टि से पीड़ित कर रहा है। राहु का डिस्पोजिटर मंगल स्पाइस के 12वें भाव में है। 8th हाउस साइंटिफिक रिसर्च इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को सिग्निफाई करता है, इसीलिए उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज, स्पाइस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज, पेगासस वगैरह, और मोसाद इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, क्योंकि 8th हाउस में राहु है, जैसी संस्थाएं हैं। 8th हाउस में प्लेसमेंट और वर्तमान में 6th हाउस में गोचर ये संकेत दे रहा है कि इस कंट्री की इस युद्ध में सबसे ज्यादा बर्बादी इकोनॉमी, मिलिट्री, सिविल सेक्टर्स में होगी। इस देश के वजूद का जुलाई तक बहुत बड़ा खतरा है। पूरा विश्व इनकी दुष्टता, छल कपट से इन्हें और इनके लोगों को नफरत करेगा। ये पूरे विश्व में अलग थलग कर दिए जाएंगे। ये इजराइल की बात मैंने आपको की है। और यूएसए की आपको बता रहा हूं, 4 जुलाई 1776 जो यूएसए की कुंडली दिखाई थी, इनकी लियो लग्न की कुंडली और कुंभ राशि की हॉरोस्कोप में राहु अपमान, डिस्ग्रेस, लॉस, जेल, प्रॉक्सी वार के 12वें भाव में है। 2nd लॉर्ड 11th लॉर्ड बुध के साथ है। राहु शनि के नक्षत्र में है और शनि मंगल से 4th एस्पेक्ट से पीड़ित कर रहा है। वर्तमान दशा यूएसए की भी राहु शनि की चल रही है, जो मैंने अभी ईरान के केस में राहु शनि राहु 7 दिसंबर 2025 से शुरू हुई है और 12 मई 2026 तक चलेगी। ट्रांजिट में ये 7th हाउस और 8th हाउस में क्रमशः है और 212 एक्सिस बना रहा है। मून चार्ट में राहु 6th हाउस में और शनि 8th हाउस में है। शनि इनका मंगल के नक्षत्र में है। मंगल और लग्नेश सूर्य 11th हाउस एम्बिशन महत्वाकांक्षा के भाव में है। इसलिए ये देश जब से बना है तब से पूरी दुनिया में वॉर, प्रॉक्सी वॉर कराकर अपने आर्म्स को सेल करता रहा है। वर्तमान दशा 12वें से 12th हाउस से और 2nd हाउस से संबंध बना रही है। अतः इस दशा देश का सबसे खराब समय शुरू हो चुका है। अमेरिका की बात कर रहा हूं दर्शकों, इनकी करेंसी कमजोर होगी, डॉलर कमजोर होगा, इकोनॉमी बर्बाद होगी, आर्म्स इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी, की रेपुटेशन कमजोर होगी, लो लेवल पर होगी और ये देश दुनिया के द्वारा अपमानित होगा। इसकी सुप्रीमेसी बेहद कमजोर होगी। जो भारत की कुंडली में भी संजय जी हमारे लिए खराब समय है। हमारे मोदी जी तो बैठे ही हैं 12 साल से, लेकिन भारत की 15 अगस्त 1917 वर्तमान दशा मंगल राहु बृहस्पति की 2 फरवरी 2026 से शुरू हो चुकी है, जो 20 फरवरी 2027 तक। इसीलिए मैंने कहा था कि फरवरी 27 तक भारत के लिए अच्छा समय नहीं है। सिल्वर लाइनिंग यह है कि प्लेसमेंट राहु की केंद्र में है और मित्र की राशि में है और लग्न में है। इसलिए राहुल गांधी सदर्श को एक मैंने हॉरोस्कोप देखी है, राहुल गांधी की हॉरोस्कोप। तो राहुल गांधी की हॉरोस्कोप में आपको बता रहा हूं कि राहुल गांधी की हॉरोस्कोप में भी राहु है, राहु की दशा, ये राहुल गांधी की हॉरोस्कोप है। तो आज आपको बताऊं देश के लिए तो 3 देश की बताई मैंने, चारों का कवाड़ा कर दिया। ईरान, अमेरिका, इजराइल
और इंडिया। लेकिन राहुल गांधी को क्यों ये फायदा देगा? तो आपके मन से डर मुझे दूर करना है। राहु का टॉपिक मैंने इसीलिए ले लिया। राहुल गांधी 14 जून 1970 का बर्थ है। वर्तमान दशा राहु शनि मार्स की चल रही है। प्लेसमेंट ऑफ राहु इज एक्सेलेंट इन ए वेरी पावरफुल हाउस। राहुल गांधी की हॉरोस्कोप में प्लेसमेंट बहुत पावरफुल है। शनि की राशि में, शनि इस कुंडली का लियो लगन का लिब्रा लगन का योग कारक होता है, और ट्राइन का वजह से इसका डिस्पोजिटर राहु इज सैटर्न विच इज योग कारक ऑफ हिज लिब्रा लगन एंड फ्रेंड ऑफ लग्नेश वीनस। प्लेसमेंट ऑफ मार्स इज एक्सेलेंट इन 9th हाउस राहुल गांधी की। कंक्लूजन क्या है इस राहु की दशा का? तो ये राहुल गांधी के जीवन में दुख नहीं, तकलीफ नहीं लाएगा। जबकि इसी राहु शनि की दिशा में देखो राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने हैं और मोदी जी के बराबर हैं। 40 MP का फर्क है, वरना राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो आपने देखा जब राहु की, अगर जो प्लेनेट राहु की पोजीशन कुंडली में अच्छी थी तो उसने राजयोग जैसा सुख दिया राहुल गांधी को, लेकिन बाकी देशों के केस में हम देख रहे हैं कि खराब समय आया। कंक्लूजन, अगर ये पाप ग्रह राहु केतु मंगल शनि भी है और वो शुभ भाव में है, मित्र राशि में है या शुभ ग्रहों से प्रभावित हैं, तो वो वर्ल्डली सक्सेस में बहुत सपोर्टिव होते हैं, अचीवमेंट और ग्रोथ को कंफर्म करते हैं। परंतु अगर पीड़ित हैं तो इजराइल अमेरिका की तरह बर्बादी भी इंश्योर करते हैं। ईरान को इसी वजह से भारी नुकसान हुआ, लेकिन उनका भाग्येश और लग्नेश दोनों उच्च के वेल प्लेस्ड हैं। मंगल सूर्य बुध भी एक्सीलेंट पोजीशन में, इसलिए ये देश भारी नुकसान के बावजूद इस देश ने बाउंस बैक किया और आगे लीड रोल जियो पॉलिटिक्स में करेगा। 15 अप्रैल के बाद, जो मैंने आपको अभी कहा कि 15 अप्रैल से इसके ग्रह चेंज हो रहे हैं। थोड़ा सा और समय लूंगा, 5 मिनट का। मोदी जी, आप कहते हैं मोदी जी से मुझे विशेष प्रेम है, प्रेम है, तभी तो मैं मोदी जी के बारे में याद आ जाते हैं ना। लेकिन मोदी जी सब एक सेकंड मुझे, आज मेरा कोई मन कर रहा है, मुझे भी आपसे प्रेम है, आपके जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनसे प्रेम है। आप मोदी जी की बड़ी खिंचाई करते हैं, नेताओं की बड़ी खिंचाई करते हैं। अभी महाराष्ट्र के एक ज्योतिषाचार्य जी का वीडियो वायरल हो रहा है। वो जी जो है वो अपने कमरे में बुला बुला के महिलाओं को ज्योतिष का अनोखा ज्ञान देते थे, जो काम शास्त्र का ज्ञान था। 150 से ज्यादा सेक्स के वीडियो वायरल हो गए। आशा राम रहीम, अरे सारे ऐसे लाइन लगा के, चिन्मयानंद जो गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, ज्योतिष अध्यात्म की बात करते हैं और महिलाओं के साथ छेड़खानी या संभोग करते हैं। तो आप लोगों का पेशा, मोदी जी को लोग रोज टोकते हैं, नेताओं को टोकते हैं। वो जो महाराष्ट्र वाले जोशी है वो क्या कर रहे थे? आपको भी तो थोड़ी सी झेप लगी होगी कि आपके डिपार्टमेंट का मामला है, वो आदमी ऐसे कर रहा है। नहीं, डिपार्टमेंट का मामला, सच बात है, आपने सही मेरे हृदय को छू लिया। मैंने पिछले प्रोग्राम में ये कहा भी था कि इस विषय पर आप संजय जी मुझे कहिएगा कि भाई देखिए, सबसे बड़ा दुख ये होता है, ये ज्योतिषी नहीं है। मैंने बार बार आप लोगों को कहा कि 2 किताबें पकड़ने से आप एस्ट्रोलॉजी नहीं कर सकते। सच ए वास्ट साइंस। आप सोचिए, मैंने 4 साल की इंजीनियरिंग की थी संजय जी। ये एस्ट्रोलॉजी का जब मैंने कोर्स किया था तो मुझे लगा ये इससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा बड़ा कोर्स है। तो ये 2 किताबें पढ़ के ये जोशी बने हुए हैं, जो दुकानें खोल के बैठे हैं, तो इनको आप एट ए लेंथ अगर पूछेंगे तो ये विषय बता नहीं पाएंगे। ये क्या करेंगे, फिर वो उपायों में घुस जाएंगे। फिर वो कहेंगे महिलाएं बच्चे नहीं करेंगे। अच्छा जी, तो वो आपके महाराष्ट्र वाले महोदय का कहीं मैंने सुना था या वीडियो सुनी है, उसमें वही कह रहे कि महिलाएं जब पहुंचती थी बच्चे नहीं हो रहे हैं। बोले ऐसा करो, आप मेरे से संभोग कर लो तो आपके बच्चे पैदा हो जाएगा, क्यों? मेरी दिव्य एनर्जी ऊर्जा आपके अंदर चली जाएगी। वो इस तरह का पाखंड करने वाले। और आपका वो धीरेन्द्र शास्त्री भी तो यही कर रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री पूरा का पूरा जो है, आपके जो बुंदेलखंड के गरीब लोग हैं उनके बीच में उसने अपने 10 आदमी खड़े कर देता है। 10 लोगों के क्वेश्चन होते हैं, वो प्रश्न शास्त्र का इस्तेमाल करता है। उसको ज्योतिष तो 0 आती है, 0 है। और आपको बताऊं, पूरे मैं तो खूब संत महात्माओं में घूमा हूं, बहुत सारे संत महात्मा सभी मुझे जानते भी हैं, क्योंकि मैं परशुराम परिषद का प्रवक्ता रहा था ना संजय जी, तो इसलिए मेरा इन लोगों से संपर्क रहा, साधु संतों से। तो मैंने देखा किसी को ज्योतिष आती नहीं है। तो पहली बात तो देखिए कि ज्योतिष जैसी विद्या, ज्योतिष को दर्शकों आपको बताऊं, ज्योतिष जो है वेद का 6 लिंब है। ये मैं राइटअप जरूर शेयर कर रहा हूं, इसको जरूर शेयर कीजिएगा। वेद के 6 लिंब है। और मैं आज ज्योतिषियों के गुण भी बताऊंगा कि जो हमारे वेदों के अनुसार हमारे महर्षियों ने जो ज्योतिषियों के गुण जो बताए, उनको आप जरूर परखिए। अगर आप जिस भी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, उनमें से अगर इन गुणों में से कोई भी कमी है तो आप उसके पास मत जाइए। वो आपको भ्रमित करेगा और आपके परिवार को, आपकी बीवी और आपकी बहन बच्चों को निगाह मतलब एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा।
तो आपको पता ज्योतिष जो है दुनिया की एकमात्र नॉलेज है, क्योंकि वेद का पार्ट है ना, जो परा और अपरा विद्या का कॉम्बिनेशन है। संजय जी, परा विद्या होती है ब्रह्म ज्ञान, जो आध्यात्म जिसको आप कहते हो, और अपरा विद्या होती है जितनी मॉडर्न नॉलेज होती है। जैसे आप जर्नलिज्म का कोर्स करके बैठे हैं, मैंने इंजीनियरिंग किया है, किसी ने एमबीबीएस किया है, किसी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट बना है, कोई पॉलिटिकल साइंस में एमए है, वगैरह वगैरह। जितनी भी वर्ल्डली नॉलेज है वो अपरा विद्या है, और परा विद्या होती है ब्रह्म ज्ञान, जो गीता है, आपका वेद है, उपनिषद है, ये परा विद्या है। तो इसीलिए जब हम ईश्वर की बात करते हैं, ज्योतिषी अगर ज्योतिषी अगर होगा, उसको ब्रह्म ज्ञान नहीं है, तो वो अच्छा ज्योतिषी नहीं होगा। तो वेद के जो 6 लिम्ब है, जो मैंने अभी आपको राइटअप शेयर कीजिएगा, शिक्षा, इसका मतलब फोनेटिक्स, स्वर एवं वर्ण आदि के उच्चारण का ज्ञान, वेदों को समझने के लिए बताया। इसको वेदों की नाक कहा गया, नोज। कल्प, रिचुअल्स, यज्ञ के नियम और काल का ज्ञान, यह हाथ कहा गया वेदों का, हैंड्स। व्याकरण, ग्रामर, मुख, माउथ कहा गया है। निरुक्त, एटिमोलॉजी, स्टडी ऑफ द ओरिजिन, डेवलपमेंट ऑफ वर्ड्स, मीनिंग एंड फॉर्म्स, यूजेस, ये कान कहा गया, ईयर। छंद रेफर्स टू मेटोर और रिदम, ये पैर कहा गया, कविता को बांधने वाले नियम। ज्योतिष, इस ज्योतिष में क्या आता है? वेदों के अनुसार यज्ञ का विधान, विशिष्ट काल की गणना, इकोनॉमी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, all the knowledge of which are used in the growth and prosperity of human beings, और जहां कैलकुलेशन आते हैं, इसको आई कहा गया है, चक्षु। तो देखिए, हमारे जीवन में, हमारी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन क्या है? आंखें। अगर आंखें ना हो तो हम संसार के कलर नहीं देख पाएंगे। इसी तरीके ज्योतिष का ज्ञान, ज्योतिष पढ़ना और ज्योतिषी बनना एक अलग अलग विषय है, लेकिन पढ़ना और जानना इसलिए जरूरी है कि तब तो हम लोगों को पहचान पाएंगे। अगर आपकी आंखें नहीं होगी संजय जी, आप पहचान लोगे किसी को क्या? तो आप किसी जोशी, महाराष्ट्र के जोशी हो, फलान ठिकाना, और आपको जानकारी के लिए बताओ संजय जी, अभी तमिलनाडु में चुनाव हुआ है ना, तमिलनाडु में, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बता रहा हूं, 1000 करोड़ का जो है मार्केट था ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी का ड्यूरिंग इलेक्शन। साउथ इंडिया में एस्ट्रोलॉजी का इतना एप्लीकेशन है, अम्मा के टाइम में ये होता था 600 करोड़ का, अब ये 1000 करोड़ से ऊपर का कारोबार है इस समय एस्ट्रोलॉजी का। हम जैसे लोग तो साधारण हनुमान जी के भक्त हैं, केवल हमें कोई इससे लेना देना नहीं, हम तो ज्योतिष के लिए समर्पित हैं, भगवान के प्रति समर्पित हैं। तो और ये राजीव जी बेवकूफ मत बनाइए, लाखों रुपए मिलता है आपको हर महीने में, मुझे पता है। नहीं, आप इनकम टैक्स और ईडी से बचना चाह रहे हैं, अलग बात है। लोग दीवाने हो के, कोई आपको 1 लाख दे रहा है, कोई 2 लाख दे रहा है, पता सब है। अब आप मोदी जी से डर के मारे कि ईडी इनकम टैक्स घर पे ना आ जाए, वो अलग बात है। दक्षिणा पंडितों को बहुत मिलती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो देखिए, अकाउंट हमारे बताए, ईडी सीबीआई आ जाए, हम तो आएंगे, चाहेंगे वो हमारे घर में चाय पी के जा सकते हैं, और तो कुछ उनको मिलेगा नहीं। क्योंकि हम, आप दर्शकों को बता देता हूं, मेरे पास 2012 मॉडल की गाड़ी है संजय जी, उसको बदल नहीं पा रहा हूं, क्योंकि कोई दुनिया की अब बैंक मुझे लोन देगी नहीं। तो इसलिए वो, चलिए हम विषय से भटक। राजीव जी एक आईएएस थे, कई बड़े प्रमुख विभागों के हेल्थ और आबकारी के 2-3 चार्ज थे। मैं उनके घर गया तो 20 साल पुरानी मारुति 800 उनकी पोर्च में खड़ी थी। मुझसे बड़े उससे बोले, वो छोड़ने आए, बोले कि, मैंने कहा अरे बड़ी पुरानी गाड़ी, बोले कहाँ आजकल तनख्वाह ही नहीं है इतनी कि हम नई गाड़ी खरीद पाए। और वो 1000 करोड़ के आदमी थे। 2012 मॉडल की गाड़ी बता रहे हैं हमारे दर्शकों को। आप चाहो तो कल जो है वो रेंज रोवर की गाड़ी कल आपके घर के बाहर खड़ी होगी। राजीव जी, पैसे का आपको मिठाई उठाई नहीं खिलानी, दावत नहीं देना। जिस आदमी की इतनी ब्रांडिंग और पूरा बॉलीवुड दीवाना हो, पूरी पॉलिटिकल बड़े बड़े ताकतवर लोग नेता जिसको लंच बुला रहे हैं, आपकी बिटिया की शादी में कौन कौन बड़े बड़े आदमी 5-5 घंटे बैठे हुए, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं भी वहां बैठा हुआ था। इतना शानदार आदमी के पास माल ना हो, लक्ष्मी जी ना हो, इधर नहीं वो अलग बात है। मैंने देखो, आपको पता है, मैंने कभी नंबर सार्वजनिक नहीं किया आपको, बल्कि आप ही के ऑफिस से कोई दे देते हैं लोग, तो वो मेरे से कांटेक्ट करना, किसी को नहीं। अब आगे बढ़ जाता हूँ शासन, नहीं तो हम अब भटक जाएंगे। अभी पोल पटकी और खोल रहा हूँ आपकी। एक गवर्नर मुझसे बात करके आपका नंबर लिए, आपसे बात किए, आपके घर पे आके अनुष्ठान कराए। तो जिस आदमी के घर पे मिनिस्टर और गवर्नर आके अनुष्ठान कर रहे हैं, बॉलीवुड का एक से बड़ा नाम दीवाना, अभी आप पिछले हफ्ते मुंबई गए थे, नाम नहीं लूंगा किसका नाम है क्या है, लेकिन बहुत बड़ा स्टार, देश का बड़ा स्टार, आप उनके घर पे, आप एक से एक बड़े देश के बड़े नेता के घर पे लंच पे, 2 पूर्व मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो मुझसे आपका नंबर मांग चुके। तो राजीव जी, इतने झटके बाद आप बात इतनी आसानी से आगे मत ले जाओ।
आप भी मोदी जी को बहुत घसीटते हो, तो आज जनता को पता चलना चाहिए कि 2012 मॉडल पुराना है। मतलब राजीव जी चाहे तो रेंज रोवर गाड़ियों की लाइन लगा सकते हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि मोदी जी सुन ले, मेरे पीछे पड़े रहते हैं, मेरा चैनल बंद करते हैं, मेरी इनकम टैक्स ईडी करते हैं, असली माल तो उधर है। आपके चक्कर में कार्रवाई मुझ पर होती रहती है, आपके घिरे जो है ना खराब वाले मुझ पर ट्रांसफर होते रहते हैं। ये जो अभी राशि बदल रही है 12-13 तारीख से, मेरे पे क्या असर पड़ेगा? चैनल 14 तारीख को डेट लगी हुई है हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, वो भी बता दीजिएगा। जीत रहे हैं आप, तो जीत रहे हैं, जीत जाएंगे। शुक्र बदल रहा है ना राशि अगले हफ्ते में, मौज करो, शुक्र की दशा भी चल रही है आपकी, तो आप चिंता मत करो। हम आगे 5 मिनट बोलूंगा। इवन दो एंडोड विद अदर ऑर्गन्स लाइक ईयर एंड नोज, ए पर्सन लैकिंग द ऑर्गन ऑफ साइट आई is unable to accomplish anything, means experience great difficulty in achieving success and enjoying the vibrant aspects of life। उसी प्रकार ज्योतिषी दैवज्ञ के मार्गदर्शन के बिना राजा या अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति साधारण मनुष्य अंधे की भांति मार्ग में इधर उधर भटकता रहता है। उससे विजय, यश, लक्ष्मी, उत्तम भोग तथा कल्याण की अभिलाषा पूरी करने में अनेक संकटों का सामना करना पड़ता है। तो मैं जो गुण बता रहा था संजय जी, उसके बाद हम आगे प्रोग्राम को खत्म करेंगे। शास्त्रों के अनुसार एक आध्यात्मिक और कल्याणकारी मार्गदर्शन करने वाले ज्योतिषी के गुण, संस्कृत का श्लोक मैं बाईपास करता हूं क्योंकि हम पहले बोल चुके हैं। मैथमेटिकल एबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, डिलीजेंट लिंग्विस्टिक हो, न्याय विद जुडिशियल बैलेंस सो दैट ही कैन synthesize conflicting indications of planetary witnesses and yet reach a sound judgment। इंटेलिजेंट हो, नॉलेज अबाउट जियोग्राफी, द ट्रेडिशन एंड द कल्चर एंड सोशल कंडीशन, इसको देशकाल पात्र कहते हैं, मतलब साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी की नॉलेज हो। योगी, सेंसरी कंट्रोल होना चाहिए, आध्यात्मिक इंसान होना चाहिए। आर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन, द एबिलिटी टू लुक एट एन इवेंट फ्रॉम मेनी एंगल्स। आप संजय जी मेरे को बार बार खिंचाई करते हो, राजीव जी आप राजनीतिक बातें ज्यादा करते हो, बहुत सारे पत्रकारों ने, बहुत सारे चैनल की एक मालकिन ने मुझसे कहा, बड़ी फेमस है वो, उनके पतिदेव भी पॉलिटिशियन है, वो कहने लगे राजीव जी लोग कहते हैं कि आप जो है राजनीति की बात ज्यादा करते हो। मैडम सुन लीजिए, ज्योतिषी का एक गुण कहा गया, आर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन, द एबिलिटी टू लुक एट एन इवेंट फ्रॉम मेनी एंगल्स। तो मैंने अगर राहु की बात करी है, तो मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी आज देश का अपमान करा रहे हैं, डिप्लोमेसी को फेल कर रहे हैं, तो मुझे वो बताना पड़ेगा ना, इंटरप्रिटेशन मेरी है पावरफुल, तब तो मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूं। ट्रूथफुलनेस, फियरलेस स्पीच, फियरलेस हो मेरी तरह से भैया। जैसे उन्होंने व्यक्ति ने मुझे को राहुल गांधी और शंकराचार्य के समकक्ष बना दिया कि दुनिया देश में 3 ही शेर है। भैया मैं शेर वेर कुछ नहीं हूं, मैं केवल और केवल हनुमान जी का भक्त हूं, मैं साधारण व्यक्ति हूं। और आपको दर्शकों जानकारी के लिए बता दें संजय जी, जब डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी सिविलाइजेशन खत्म होने की बात करी थी, जिस दिन धमकी दे रहा था ना, विनोद अग्निहोत्री जी मेरे बहुत नजदीक है, बड़े प्रसिद्ध पत्रकार हैं। विनोद जी को एकमात्र व्यक्ति है जिसको मैंने ये बताया, मैंने अपने वाइफ को, अपने बच्चों को भी नहीं बताया। संजय जी मैं ट्वीट तो कर चुका था कि कुछ नहीं बिगड़ेगा ईरान का, लेकिन इंस्पायर्ड ऑफ द संजय जी मैं 12 बजे रात को बैठा हूं और मैंने कई बार हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ और जो है क्या नाम है संकट नाशक हनुमान अष्टक का पाठ किया, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया, नारायण कवच का पाठ किया। केवल जब किया जब मैंने वीडियो देखी कि किस तरह से बच्चे वहां सड़कों पर आ गए ईरान के, और उन्होंने पूरी ह्यूमन चेन बना ली, तो मेरा हृदय भी रोने लगा। मैं उस ईरान की उस जनता के प्रति समर्पित होकर के मैं पूजा में बैठ गया। 12 बजे रात को मैंने पूजा करी 1 घंटे की, तो और भगवान ने मुझे निराश नहीं किया कि अगले दिन ही ट्रंप ऐसे मोम की तरह पिघल गया। देखिए ये पूजा का असर होता है। और आप देखो यही होता है, देखो भगवान, हमारे गुरुजी ये कहते थे अगर आप सच्ची आत्मा है तो आपके द्वारा कराई गई पूजा पाठ का पुण्य फल मिलता है। जिन बड़े व्यक्ति की बात कर रहे हैं वो 30 साल पुराने एक केस में फंसे हुए थे। संजय जी हम हवन करा के आए हैं 10 दिन के अंदर, विद इन 10 डेज वो केस ही खत्म हो गया उनका। और जिस कंपनी में मैं सैकड़ों मतलब 30-40 बार मैं हवन करा के आ चुका हूं, 14,000 करोड़ का कर्जा उनका खत्म हो गया 6 महीने के अंदर। तो ये चमत्कार तो हनुमान जी कर रहे हैं, लेकिन मैंने कभी ब्रांडिंग नहीं की, मुझे कोई धीरन शास्त्री ना बनाया, मैं कभी ऐसा चाहता नहीं। ऑफिस में आके कर दीजिए कि बार-बार चैनल बंद कर देते हैं, ये हर 6 महीने बाद मोदी को ये ठीक है, ये ठीक है, बिल्कुल ये बात ये कमिटेड है। तो आगे बढ़ता हूं। मॉरली साउंड एंड प्योरिटी होनी चाहिए उसके अंदर, मॉरली साउंड होना चाहिए, प्योरिटी होना चाहिए, ए डिवोटी एंड ए स्पिरिचुअल पर्सन। तो भैया हमारी ज्योतिष तो पूरी की पूरी हनुमान जी पे समर्पित है। जो भी हम तो निमित्त मात्र हैं, मैं जो भी बातें कहता हूं वो हनुमान जी के आदेश से कहता हूं, और यही उनका सच था कि अवरना ईरान जैसे इस ज्वलंत विषय पर, जहां पर आप सोचो, आपने अक्सर मेरे दर्शकों ने देखा होगा कि मैं बहुत रिस्क ले लेता हूं।
मैं 2 दिन बाद घटना घट रही है, 1 दिन बाद घटने में 2 घंटे बाद घट रही है, उस पर भी मैं भविष्यवाणी कर देता हूं। तो हनुमान जी बचाते हैं मुझे। बस आखिरी एक मौका दीजिए मोदी जी की बैंड बजाने का, जरा एक मोदी जी की बैंड बजा लूं, उसके बाद समय। मोदी जी जो कम पढ़े लिखे हैं, भाजपा संघ अंधभक्तों, गोदी मीडिया, तलवे चाटने वाले देशद्रोही कॉर्पोरेट ब्यूरोक्रेट्स और इवन सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट के सभी जजेस को गहरा आत्मचिंतन करना चाहिए कि ये मोदी सरकार कितनी मनहूस है, जिसने भारत की डिप्लोमेसी की हत्या कर दी है। पिछले 500 सालों में सबसे ज्यादा इस ऋषि मुनियों की पावन भूमि, पूज्य संत महात्माओं, हमारे सनातन धर्म के सभी शास्त्रों का घोर अपमान विश्व की बड़ी ताकतों द्वारा लगातार किया जा रहा है, और ये सरेंडर अधर्मी नेता मौन व्रत रखे हुए हैं। पाकिस्तान की सभी विश्व की ताकतें, चाइना, रशिया, अमेरिका, मिडिल ईस्ट, ईरान, यूरोप के साथ घनिष्ठ संबंध है, और से इन सभी देशों से लगातार सभी प्रकार की मदद मिल रही है। यूएन से लेकर चाइना में विदेश मंत्रियों की एससीओ समिट 2025 में जो उसे महत्वपूर्ण पोजीशंस मिल चुकी हैं, बड़े बड़े पदों पर उसको चुना गया है। हमारा छछूंदर और चुसे हुए आम जैसा फेस का विदेश मंत्री उस देश को दलाल कह रहा है, वो दलाल कह रहा था पाकिस्तान को, अपना फ्रस्ट्रेशन ही व्यक्त कर रहा था वो। और 2025-26 में आपको पता है संजय जी कितना घोर अपमान की बात है वो, उसके बाद प्रोग्राम समाप्त कर। 2025-26 में ट्रंप के सीनियर एडवाइजर यूएस मीडिया ने भारत के 140 करोड़ से ज्यादा देशवासियों और देश का घोर अपमान किया जब उन्होंने सरेंडर नेता को इस प्रकार गालियां दी। 2 मार्च 2026 ड्यूरिंग लाइव डिस्कशन, एक यूएस जर्नलिस्ट एना कैस्पेरियन, जो द यंग तुर्क नामक पॉलिटिकल शो की को होस्ट हैं, पूरी यूएस की जनता और वर्ल्ड के सामने ये कहा, ही स्प्रेड्स ओपन्स हिज लेग्स फॉर इजराइल। भैया हमारी देशी भाषा में, उत्तर प्रदेश की भाषा में कहते हैं कि उन्होंने अपनी टांगें इजराइल के सामने खोल दी नरेंद्र मोदी ने। ये कितनी गाली है। 2017 में जेफरी एप्स्टीन ने भी कुछ ऐसा ही कहा था, ही sang एंड डांस नेतन्याहू के सामने। 2 सितंबर 2025 को चाइना में पीएम एससीओ समिट के बाद पीटर नवारे, ट्रंप के ट्रेड इकोनॉमिक एडवाइजर, ने कहा, इट वाज अ शेम टू सी मोदी getting in bed with the 2 biggest authoritarian dictators in the world, Putin and Xi Jinping, when India is the world's largest democracy. अंधभक्तों देखो कैसे देश की विदेश नीति को ये अनपढ़ मंदबुद्धि नेता कोठे वाली कल्चर में ले आया है। कोठे वाली कल्चर में जो भी आता है वो हमारा शोषण कर लेता है, अपमानित करता है। ये हालत हमारे देश की बना दी है। इसके साथ साथ मैं फिर हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा, चलते चलते आज बहुत समय लिया, दर्शकों मुझे माफ करना, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी। चलते थे, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोह हरौ कलेश विकार। 14 अप्रैल के बाद मोदी जी के लिए और खराब समय शुरू हो रहा है भाजपा सरकार के लिए, ये सूर्य संक्रांति में। जय श्री राम, जय हनुमान। थैंक यू राजीव जी, थैंक यू। ये थे राजीव नारायण जी, और मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं, मेरा अधिकार है आप पे, इसलिए मैंने कहा है कि ये बराबर में जज संजय का जो लिखकर आ रहा है, यूट्यूब पे जाइए, जज संजय डालिए, ब्लॉगिंग का चैनल खुलेगा, उसको सब्सक्राइब करिए और नीचे कमेंट करिए कि संजय मैंने आपके कहने पे ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।